मेरे आंसू आ रहे हैं साइड में, माफ कर। ओके, लेट्स स्टार्ट with such a beautiful, message that I just sent you before the recording, Tanishka. Okay, so this is lecture number 1 of gravitation after a huge gap in the sense कि बहुत समय से अपन एक ही चैप्टर कर रहे थे, which is nice thing, but अब फाइनली हम लोग कुछ नया करेंगे, that is gravitation. ठीक है, ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहती हूँ कि आप इसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझो, दिमाग में रखो, ध्यान में रखो, क्योंकि क्योंकि यही चैप्टर आपको ना दिखेगा कहाँ पे, आपके 12th वाले सिलेबस में। और 12th वाले सिलेबस में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स करके एक चैप्टर आएगा विच यू वुड लाइक। तो लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाली टेबल में से अब आप निकालो, अभी तक आपने सेंटर ऑफ मास को स्टडी किया था, अब आप निकाल के मुझे बताओ कि भाई क्या कि आपके ग्रेविटेशन का कितना आ रहा है। तो देखो, ग्रेविटेशन एक यहाँ पर है और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, ये वाली चीजें 2 क्वेश्चन का ही तकरीबन आपको डेटा देता है, यानी कि 8 मार्क्स। और एक कॉन्सेप्ट इजी है तो ये 8 मार्क्स ग्रैब करने इजी हैं, तो मेक श्योर करो कि आप इसको अच्छे से पढ़ लो। इज दैट फाइन? यस मैम। टूल मैम चलिए, हमारी ना फिजिक्स वाली मैम ना चैप्टर पढ़ा रही थी, पता नहीं कौन सा, तो मैंने उनसे पूछा विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, तो मैम ने बोला विस्कोसिटी अभी हमने 2 चैप्टर पहले पढ़ा था। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इज द फ्लूइड फ्रिक्शन बेसिकली, अगर आपको थोड़ा बहुत समझना है क्लास के लिए, वरना अपन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो वेटेज डिस्कशन हमारा हो चुका है। आज हम नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, काफी प्यारा चैप्टर है, काफी स्ट्रॉन्ग रिच इतिहास है उसका। तो अभी तो क्योंकि आप लोगों को तो वैसा लगता है जैसे ये जीआईएफ है, कैसे दिख रहा है आपको जीआईएफ? यस मैम। विजिबल हुआ? यस मैम। यस मैम। ऑडिबल है? यस मैम। नहीं नहीं, आप लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ है कि न्यूटन साहब के सिर पर एप्पल गिरा और उनका ओ इट हर्ट्स, एक मिनट, एक फोर्स है जो सेंटर ऑफ अर्थ पे लग रही है, अपन उसे ग्रेविटी बोलते हैं। ऐसा नहीं था भाई, ऐसा तुमको लगता है कितना इजी हो गया, फिर तुम सोचते हो कि साहब के सिर पर आप कोकोनट गिरा दोगे, ये गिरा दोगे, वो करा दोगे। गलत बात है, पर्सनली मिलूंगी मैं, हाँ याद रखना। इट्स एक्चुअली बिगर देन दैट। नारियल नहीं। नूर, अभी बताती हूँ मैं तुम्हें, तुमने न्यूटन को कुछ बोला तो। सो द थिंग इज कि ये इतना इजी नहीं था कि सिर्फ एक एप्पल गिरने से अपन बना दिए। ये तो आप रील में कुछ भी चला दो, है ना, आप लोग ज्ञान वहां से ले रहे हो, कुछ भी कर दो, ऐसे थोड़ी होता है। ये सेंचुरीज की कहानी है, लोगों की जिंदगियां लग गई, पूरी जिंदगी वो उस चीज को स्टडी करते रह गए, और तब जाके कई सारे लोगों का बस क्रेडिट न्यूटन के नाम पे गया क्योंकि वो एक्सप्रेशन न्यूटन साहब ने दी, वरना कितने सारे लोग थे। अगर मैं तुम्हें इसकी हिस्ट्री बताऊं तो पता नहीं कब से चलता आ रहा है। पहले तो मतलब हर एक चीज पे, लाइक हर एक चीज पे डिस्कशन था। अभी तो हम मॉडर्न इरा का थोड़ा देख लेंगे अभी, जहां पे 1627 समथिंग में न्यूटन ने ये वाला लॉ दिया था। ठीक है, इस लॉ से पहले, इस फाइनल फॉर्म से आने पहले तो कितनी सारी चीजें डिस्कस हुई। तुम लोग यहाँ पे बात कर रहे हो, वो लोग तो इस बात को ही लेकर मतलब ओके नहीं थे कि मास को बोलो क्या। मास के वो 2 एस्पेक्ट समझते थे, एक वेट समझते थे और एक हैवीनेस को समझते थे। तो पहले तो डिस्कशन इसी चीज को लेकर काफी था कि भाई कि वेट है क्या, वेट में वेट कंसीडर करो कि हैवीनेस कंसीडर करो, इसी चीज को लेकर लंबा डिस्कशन चला था। ठीक है, फिर बेचारे कहीं पर इस बात पर आए कि इट्स एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी, है ना, समझ लो। फिर बात चली कि अर्थ कैसी है, तो आपको पता ही है, फ्लैट, वेव या फिर स्फेरिकल, इसको लेकर ही चला। और पता चला कि अर्थ का शेप तो बड़ा ही अजीब है, जैसे जियोइक बोलते हैं, जियोइड बोलते हैं समथिंग। ठीक है, तो कितना सारा डिस्कशन चला है, और फिर कहीं जाके ये लॉ बना है जो हम लोग ऐसे टपक, एक एप्पल गिरा और टपक हमारे लॉ आ गया। दैट्स नॉट द मैम ट्रूथ।
गुप्ता नाम के एक एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने फर्स्ट डिस्क्राइब किया था ग्रेविटी के बारे में। देखो बहुत सारी चीजें। सबसे पहले तो ये जो वर्ड्स है कि भाई कॉस्मोस एक हार्मोनी में है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग स्टार्स, विंड्स, वेव्स, सब किसी लॉ को फॉलो करते हैं। ये कितनी पुरानी बात है, देख रहे हो? इस समय मुझे बोलना भी नहीं आता है कितना पुराना है। मैम ठीक है, ग्रेविटी की थ्योरी अभी कंप्लीट थोड़ी ना हुई है। वो तो चलते रहेगा। अभी तो बहुत सारी चीजें चल रही है, लेकिन फिलहाल इतना हो कि हम समझ पाए, चीजें कर पाए, वो इम्पोर्टेंट है। तो फिर मैम बात इतना हुई। क्या, जब थ्योरी हम्म कंप्लीट, मैम जब थ्योरी कंप्लीट नहीं करनी थी तो इतना भी क्यों ही पढ़ा रहे हैं, पहले कंप्लीट कर लो। भाई समझ रहे हो, वो पढ़ाएंगे तभी तो कोई कंप्लीट करेगा। कभी कोई खुशी मैम किसी तनिष्का को पढ़ाएंगी, तनिष्का उनसे मैम ऐसे अभी तक बहसबाजी तो ना करके कंप्लीट उसे हो गई है पढ़ेगी, ना। फिर तभी जाके कहीं से पूरा करेगी। सी दैट्स हाउ इट वर्क्स। द मैम थिंग सीधा इज, कंप्लीट वाली पढ़ा दीजिए। इट्स एक इंसान का पूरा उम्र निकल गया उसे पढ़ते पढ़ते, तुम्हें पढ़नी भी नहीं है कि उन्होंने क्या करा। इट्स एन इमोशन, फिजिक्स इज एन इमोशन, ग्रेविटेशन इज द इमोशनल थिंग। बिल्कुल सुनो ये मैम। आंसू भरी कहानी। हाँ, एक मिनट जरा, पहले मैं अपने इमोशन कंट्रोल करूं। तो द थिंग इज कि फिर ना एरिस्टोटल ने बोला कि भाई ये जो चीजें हैं ना, ये नीचे गिर रही है, कोई फोर्स है, कोई इनका नेचर है। नेचर बाद में कन्वर्ट हुआ ग्रेविटी में। फिर चलते चलते देखो स्फेरिकल अर्थ, भाई साहब इसमें तो हद ड्रामे हुए थे। सबसे पहले तो पता है लोगों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था। लोग मानते थे, एक सेकेंड, लोग मानते थे कि जियोसेंट्रिक मॉडल है अर्थ, प्लेनेट का। अब जियोसेंट्रिक का मतलब क्या है कि सारे प्लैनेट्स अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। दे यूज्ड टू वर्शिप द अर्थ, कि अर्थ गॉड है। ठीक है, आई एम नॉट पॉइंटिंग एनी रिलीजन और समथिंग, डोंट वांट टू मेक एनी कंट्रोवर्सीज ऑन द रिलीजन थिंग, बट द थिंग इज कि लोग पहले ऐसा विश्वास करते थे कि जियोसेंट्रिक मॉडल है, मतलब अर्थ इज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सो इट्स सॉरी, everything is revolving around the earth, it's actually earth which is important, right? But Galileo said कि नहीं, it's not earth, it's sun। और इसके लिए उनको बहुत ज्यादा बड़े लेवल का विरोध और ऐसे मतलब सहना पड़ा था, क्योंकि वो लोगों की भावनाओं से, धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ था। कि उन्होंने गलत बोल दिया था कि नहीं यार ये तुम गलत बोल रहे हो, इट्स नॉट अर्थ, इट्स एक्चुअली जियो, नॉट जियोसेंट्रिक, इट्स सन सेंट्रिक मॉडल एक्चुअली। तो यस मैम। लाइक उनको हाउस अरेस्ट कर दिया था। अब वो यस घर से मैम। बाहर नहीं निकल सकते थे। तो बहुत सारी चीजें थी, लेकिन करते करते फिर लोगों ने बोला कि नहीं भाई वो एथिस्ट नहीं है, वो सही बोल रहा है। ठीक है, तो खैर उन सब चीजों से चलते चलते ये जर्नी सबसे कहीं पहले ने ऑब्जर्व किया था। हाँ बहुत सारी चीजें हैं। कहीं ना कहीं फिर चल चलते गैलीलियो वाली कहानी से निकलकर केपलर तक आए। और केपलर में भी एक्चुअली टाइको ब्राहे, टाइको ब्राहे आप पढ़ते हो ना, केपलर्स लॉ, it's actually Tycho Brahe's law. He was the one who used to study the stars, whole night in his entire life. He just did that. He used to write a lot of calculations, a lot of things on the, whatever he was seeing at that time. बस वो लिखते रहते थे, स्टार्स को ऑब्जर्व करते रहते थे। और कैपलर वाज हिज असिस्टेंट। तो जब उनकी डेथ हो गई, जस्ट ऑब्जर्विंग द स्टार्स, राइटिंग अबाउट इट, कैलकुलेटिंग अबाउट इट, तो उन्होंने उनकी डायरी पढ़ी। उनकी डायरी के बेसिस पे उन्होंने, कैपलर ने लॉज दिए, जिनको हम 3 कैपलर्स लॉज पढ़ते हैं। हाँ जी तनिष्का। मैम वो स्टार्स ऐसे मतलब रैंडमली स्टार्स को स्टडी करते थे या कुछ मे स्पेशल बी ही हैज स्टार? सम, हाँ मे बी ही हैज सम एपरेटस वगैरह। ठीक है, वो उनसे कैलकुलेशंस करते थे, उनसे कुछ चीजें निकालते थे, जो भी था उनका पोजीशन। बट ही यूज्ड टू डू दैट अलॉट। खुशी ने पर सब समझा। So the thing is कि Tycho Brahe used to write the calculations in his diary and he couldn't conclude it. It was Kepler who studied that diary and conclude the results. तो जब भी कभी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जल्दी पढ़ेंगे, तो हम यही पढ़ेंगे टाइको ब्राहे एंड केपलर्स लॉ। वी कैन नॉट फॉरगेट दिस मैन। ठीक है, इट वाज हिज डायरी, इट वाज हिज कैलकुलेशन, हिज वर्क। I'm not saying that Kepler is a thief or something. Again, no controversies. I'm just saying कि it's his actual work and he concluded it, which he wasn't unable, Tycho Brahe। चलिए, तो एज आई सेड कि भाई मास और वेट में डिस्टिंक्शन वाला इशू था ही। देन फिर वी आर डिस्कसिंग कि न्यूटन के लॉज जब आए, तो एक बार आई एम स्टिल कंफ्यूज अबाउट द ईयर, आप एक बार ईयर देख लेना। ठीक है, तो बहुत पुरानी बात है, लाइक सेंचुरीज चली गई है इस लॉ को लाते लाते, और हमको लगता है कि ऐसे टपक से एप्पल गिरा और उन्होंने बोल दिया कि आउच इट्स ग्रेविटी। ऐसे नहीं होता। ठीक है, टेक्स टाइम।
खैर, अब हम यहाँ पर आते हैं. So we have these two masses. You can see as their sizes are different. Maybe this one is, let's say, M1, this one is M2. And one important thing, ये इसका सेंटर और ये इसका सेंटर, दोनों के सेंटर का जो डिस्टेंस है ना बच्चे, दिस डिस्टेंस इज R. ठीक है, ये डिस्टेंस R है. ध्यान रखना मैंने क्या बोला है आपसे, R is the distance between the centers of two body. देखो मैंने यहाँ पे सेंटर को इतना क्यों मतलब हाईलाइट किया, द रीजन इज कि ये जिस फोर्स को हम स्टडी कर रहे हैं वो नेचर में सेंट्रल फोर्स है. सेंट्रल फोर्स यानी कि वो फोर्सेस जो बॉडी के एक सेंटर से दूसरे सेंटर की तरफ ही लगता है. अब एक बात सोचो, मन में आ सकता है ना कि भाई ये वाला मास, ब्लू वाला मास पिंक वाले मास को किधर से भी अट्रैक्ट कर सकता है, इधर से अट्रैक्ट कर सकता है, ऐसे अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि इट विल अट्रैक्ट ओनली अलोंग दिस लाइन, और कोई पॉइंट ही नहीं है जिसके अबाउट वो अट्रैक्ट करेगा. ऐसा क्यों? क्योंकि मैं कंफर्म हूं इस बात के लेकर कि इट्स अ सेंट्रल फोर्स व्हिच एक्ट्स अलोंग द लाइन दैट इज जॉइनिंग द टू सेंटर्स ऑफ द बॉडी. इज दैट फाइन? सेंटर ऑफ मास मतलब नॉट सेंटर ऑफ मास, द सेंटर ऑफ द बॉडी. बॉडी का जहां सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द ज्योमेट्रिकल सेंटर, नॉट सम इमेजिनरी पॉइंट. मैम उसको इरेगुलर बॉडी के अंदर फिर कैसे फाइंड करेंगे हम सेंटर? क्या? हमको इरेगुलर बॉडी है उसका हम कैसे बताएंगे फिर? हाँ, इरेगुलर बॉडीज वैसे सबसे पहली बात आपके सिलेबस में आएंगी नहीं, तो वी डोंट नीड टू बी वेरी कंसाइज अबाउट दैट थिंग कि भाई तब क्या होगा. तब फिर मासेस को लेके चलते हैं और फिर एक जनरल आइडिया, एवरेज आइडिया से अपन निकालेंगे. लेकिन करेंगे यही कि वो सेंटर से ही जाना चाहिए, बिकॉज सेंट्रल फोर्स है बाय नेचर. ठीक है, तो अगर कोई इरेगुलर बॉडी आपको पकड़ा दी है तो आपको फिर ऐसे एज्यूम करना पड़ेगा एक ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन आपको लगे कि हाँ भाई अब बराबर सा है, तब लेके चलना पड़ेगा. इसीलिए फिक्स्ड का वो इरेगुलर का हमको मिलना भी नहीं है, हमको रेगुलर बॉडीज ही मिलेंगी डील करने के लिए. ठीक है, यस मैम. ओके. अब देखो ये वाला जो लॉ है ना, ये बोलता है कि जो भी इनके बीच की फोर्स है, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज मासेस. ठीक है, एंड इट फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ विच इज दिस थिंग, कि जितना डिस्टेंस है इनके बीच में उसका इनवर्स स्क्वायर कर दो, तो वो इस चीज को फॉलो करती है. व्हेन वी कंबाइन दीज टू इक्वेशंस वी विल गेट दैट F is directly proportional to m1 m2 divided by r square. ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव. अब दिक्कत ये है कि भाई हाउ टू रिमूव दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन हटाने के लिए व्हाट वी डू, हम मतलब ये बाय अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह चीजें आती हैं कि हमको ये वैल्यू मिली सम कांस्टेंट. ठीक है, और मैंने क्या देखा कि मैं इन दो मासेस को एक बार एयर में कैलकुलेट करूं, उनके बीच की फोर्स, एक बार इन्हें वाटर में ले जाके कैलकुलेट करूं, एक बार लेट्स से हम ग्लिसरीन में या किसी और मीडियम में. द थिंग इज कि हमने इनको कितने भी मीडियम्स में स्टडी किया, फोर्स इनके बीच में सेम रही. तो इससे आप ये बोल सकते हो कि मैम इसका मतलब तो ये हुआ कि दीज फोर्सेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम. ठीक है, उस मीडियम के इंडिपेंडेंट है जिसमें ये मासेस आपने रखे हुए हैं. यस मैम. ठीक है, एक चीज तो ये हो गई. अब इसमें दूसरी चीज कि जब ये सब चीजें है तो आपको ये चीज कैसे पता चली. हाँ जी बेटा. मैम एक बार फिर से रिपीट कर दो, मेरा थोड़ा सा नेट इशू था. हाँ जी, मैंने ये बोला कि ये जो फोर्स थी ना, आपने क्या करा, इन दो मासेस को विद सेम सेम मतलब मास का अमाउंट सेम, उनके बीच का डिस्टेंस सेम. ठीक है, मास भी सेम, आर भी सेम. जब आपने इनको डिफरेंट डिफरेंट मीडिया में रखा, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में रखा, चाहे आपने ग्लास में रखा हो, चाहे वाटर में रखा हो, चाहे ग्लिसरीन में रखा हो, एयर में रखा हो, कहीं भी रखा हो, फोर्सेस सेम थी हर जगह. तो इससे ये पता चला कि फोर्स इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन दी that force is not depending upon the medium. वो हर एक मीडियम में सेम आपको अमाउंट प्रोवाइड करा रही थी. ठीक है, ये आइडिया आपको पता चला इस फोर्स से. एक सेकेंड. या ठीक है, समझ में आता है हमको.
यस मैम। अब ऐसा क्यों हुआ? अब आप एक बात बताओ, m1 m2 और इसका ये तो सब आपने फिक्स किया, एक्चुअली में फिर कांस्टेंट क्या था जब सारे मीडियम में सेम फोर्स आई? तो एक्चुअल में इट्स g, जिसको आप क्या बोलोगे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि आप इसको कहाँ कैलकुलेट कर रहे हो, कहाँ रखा हुआ है, वो हमेशा आपको सेम वैल्यू ही देने वाला है। क्या होती है इसकी वैल्यू? प्लीज कोई बच्चा बता दे। मैम 6.67 इंटू 10⁻⁻11। आगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। वेरी नाइस। अब आपके लिए यहाँ पे एक छोटा सा होमवर्क है बच्चों। क्या कह रहे हो कि वीडियो बंद कर रहे हो? राइट, होमवर्क है आपके लिए कि आपको मुझे डायमेंशन ऑफ जी बताना है। ठीक है, अभी नहीं, कल बताओगे। ठीक है, ओके। अब एक दो चीजें और है जो मैं आपको इस फोर्स के बारे में बताना चाहती हूँ, और थोड़ा सा उनको ना हाईलाइट कर लेना। बहुत दिमाग, क्या कह रहे हो कि दिमाग नहीं है क्या? ऐसा ऐसा गलत बात है, ऐसे नहीं बोलते। सबसे ज्यादा दिमाग मेरे बच्चों के पास है। नेवर, या ऐसे एक मेरे बच्चों के पास और एक उनके मैम के पास, बस दो लोगों के पास दिमाग है। सो द थिंग इज कि ये एक सेंट्रल फोर्स है, ठीक है, ये हमको पता है। तो इसमें मैं लिख भी देती हूँ कि इट्स अ सेंट्रल फोर्स, आप नहीं भूलेंगे इस बात को। दूसरी बात आप ये याद रखेंगे कि ये जो फोर्स है ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है नेचर में। अब आपने एक कहानी सुनी होगी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, सिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सॉरी, दोनों मैंने एक ही बात ही बोली थी फ्लो में। सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट? ये चार्जेस की बात है क्योंकि, हाँ बेटा, खाली मैम बोल के तुमने आरोही मूवमेंट क्रिएट किया है? मैम मैंने कहा यस मैम। अच्छा, ओके, अच्छा, नारोही मूवमेंट, ओके ओके कूल, ठीक है। तो सेंट्रल फोर्स था, अट्रैक्टिव है नेचर में। मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्सिव भी होती है, अट्रैक्टिव भी होती है, बिकॉज चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, बट मास आपको हमेशा अट्रैक्टिव ही मिलेगा। तो हमेशा याद रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होती है। तीसरी चीज आपको जो याद रखनी है कि ये जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है ना, ये फॉर्मूला पॉइंट मासेस के लिए ही वैलिड होता है। ठीक है, अभी जो मैंने टूटी फूटी इंग्लिश लिखी है कुछ स्पेस नहीं, तो आप थोड़ा कंबाइन कर लें कि इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट मासेस। द कॉन्सेप्ट इज, अब पॉइंट मास ना एक रिलेटिव टर्म है। अब आपको तो वो छोटे छोटे मास दिखने लगे होंगे, मैं तो कह रही हूँ कि आप ये सन और अर्थ में लगा सकते हो। सन और अर्थ तो इतने बड़े बड़े हैं भाई, हम छोटे छोटे लोग भी रह रहे हैं उस पर। द रीजन इज कि पॉइंट मास इज अ रिलेटिव टर्म। अगर मैं बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स ना बहुत दूर दूर रख दूं, वो एक दूसरे के लिए पॉइंट हो जाएंगे। और अगर मैं दो पॉइंट्स को, जैसे कि सपोज एक पॉइंट तनिष्का, एक पॉइंट सृष्टि, दोनों को पास में रख दूं, पॉइंट पास है सपोज, पर पास में रखकर भी इन पे ये वाला लॉ फेल हो जाएगा, क्योंकि पास में इनके मतलब दे आर नॉट पॉइंट मासेस एट ऑल। तो पॉइंट मास इज अ रिलेटिव टर्म, ठीक है, कि उनके बीच में डिस्टेंस कितना है। तो आप बड़े बड़े प्लैनेट्स को भी पॉइंट मास बोल सकते हो, बशर्ते कि उनके बीच डिस्टेंस ज्यादा हो। कूल। एंड आई फॉरगेट वन थिंग। हाँ जी सृष्टि। मैम मैंने ना लेट ज्वाइन किया है, तो आप एक बार बता दो कितने पेजेस छोड़ने हैं और क्या क्या बता दिया। ओके, तो आप ना एक कहानी डाल लेना, हिस्टोरिकल नोट। और शशि, सिर्फ आपके लिए एक होमवर्क है, सिर्फ आपके लिए स्पेसिफिकली। क्या आपको ये वाली पीडीएफ, ये वाली जीआईएफ बनानी है? ठीक है, हिस्टोरिकल नोट में मैं आपको पर्सनली भेजूंगी। फिर आप जब बाहर आओगे इसको बनाने के बाद, फिर आपको ना सिर्फ फर्स्ट पेज ये और सेकंड पेज ये, ठीक है, बस ये चीजें छोड़नी है। 3 पेज छोड़ देना, मतलब नहीं नहीं, एक ही पेज को छोड़। सृष्टि ने वीडियो ही छोड़ दी। कह रही है कि पेज क्या छोड़ो, वीडियो ही छोड़ो। नेटवर्क इशू हो गया होगा। थैंक यू फॉर मेकिंग इट पॉजिटिव, वरना मैं ऐसे बोलने वाली कि जैसे न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा था तो उन्होंने आउच बोला था, मैं भी बोल दी आउच। ओह, सृष्टि से आई एम फाइन। मैम क्या फिर से बता दो। सृष्टि? यस मैम, हाँ, जैसे नेटवर्क इशू हुआ था।
या सृष्टि, आपने एक काम करना बच्चे, आप सिर्फ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डाल के ना एक पूरा, अगर रजिस्टर है तो एक पूरा पेज छोड़ दो, उसपे सारी कंडीशंस आ जाएंगी, अदरवाइज यू कैन लीव द 2 पेजेस। ठीक है, आगे पीछे वाला इंक्लूडेड। अभी 2 पेज छोड़ोगे, फिर आप मुझे एक पेज का एरोप्लेन बना के दे दो। यू हैव टू वेस्ट पैसे। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। पिछली बार ना और हमने 3 पेज छुड़वाए। वो इतना काम नहीं था। यस मैम, एक पेज में आ गया आई था। विल से सॉरी व्हेनेवर आई मीट यू पर्सनली। एक तनिष्का, एक सृष्टि को। अरे मैम चलिए, मैंने कर और इधर दिया। आ। भाई तनिष्का, मुझसे हो गई थी ना गलती में, मैं याद रखूंगी। आप ये वाला क्वेश्चन करो। यहाँ पे बोला है हमारे पास 2 आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल हैं जिनका रेडियस r है और वो सेम मटेरियल से मिलकर बनी है। ठीक है, आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालना है उन दोनों के बीच। ऑप्शन है आपको ये, और बेटा इसमें ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है, बस आपसे ये पूछा है कि जो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी आएगी, ऑप्शन ए बी सी डी। मुझे पता था आप लोगों का मन करता है मैं इसमें आर स्क्वायर दे देती तो 1/r², तब वो बता देते, वो गलत ऑप्शन है इसलिए मैंने वो हटा ही दिया। अब आप सॉल्व करो, सोचो। गुड पूजा, गुड। अच्छा, मैं एक चीज भूल गई थी और मेरे को अभी भी याद आई। कुशांजलि है? Yes, कुशांजलि, ma'am. हाय कुशांजलि। I just forget it. Hello, ma'am. I used to do it in the class now, starting with. मैम तो हाँ जी, मैम इसके अंदर सेम मटेरियल से हमें कुछ लेना देना है क्या? how would I know? 1932 से 1935 के बीच, लेट्स से चलो 34 के बीच, मुझे नहीं पता कुछ भी। उसके बाद मेरे ज्ञान चक्षुक नहीं है। मैम इसका आंसर इक्वल होना चाहिए ना, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल ही होगा। अरे वो पूछ रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पावर पे होगा, आर क्यूब पे, मतलब आर इनवर्स क्यूब पे, आर स्क्वायर पे, आर इनवर्स 4 पे, या आर 4 पे। अच्छा मैम, अच्छा समझ आ गया क्वेश्चन। अब तो मुझे पता है आंसर आएगा, बताओ बताओ कितना। ऐसे बिल्कुल सबने, जैसे ढोल मूवी थी ना एक, याद है ढोल मूवी में, बहुत पुरानी है वो, उसमें वो कहता है कि दुकान का yes, कुछ ma'am. ऐसा नाम रखेंगे कि एकदम से लोगों के मुंह से निकले, एकदम से। तो उसमें उसमें राजपाल यादव होता है और वो कहता है थूक। एकदम से निकलता है। तो थूक के माफिक आंसर दिए तुम लोगों ने, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड। मैम अब देखो, जब आर स्क्वायर उधर डिनोमिनेटर में था तो दूसरी साइड जाके न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा ना, तो वो आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अच्छा अच्छा, और एफ तो नीचे आएगा नहीं, मैंने एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछा है। एफ किसके अच्छा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? मैम समझ नहीं आया ये क्वेश्चन ही। अरे भाई, आई वॉज जस्ट आस्किंग कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आर की पावर व्हाट? आर स्क्वायर, 1/r स्क्वायर। दक्ष एंड जुबेर, दे सेड सी, व्हाई? तो सबसे पहले जुबेर आप बताओ, आपने सी क्यों बोला बच्चे? और मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स नॉट जुबेर, इट्स समवन एल्स। अंजुम? मैम दक्ष ने तो बी ऑप्शन भी बोला है, सी भी बोला और डी भी बोला है एक बार कमेंट। इसलिए मैंने जुबेर से पूछा। जुबेर, आर यू देयर इन द क्लास बच्चे? इट्स अंजुम और जुबेर। मेरे को पता है कंफ्यूजन हो रहा है मुझे, कोई बच्चा तो बोलता है कि मैम मैं आईडी से नहीं, इस आईडी से मैं ज्वाइन करता हूँ, पर ठीक है, वो इसमें अंजुम कभी ही है। भी अंजुम है ना? वो हाँ अंजुम ही। हाँ जी, अंजुम बताओ बच्चे। देखा मेमोरी। मैम ये वाला क्वेश्चन मैम ने कराया था स्कूल में। व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन, आई लाइक इट। अब इधर आओ, बाकी जिनकी मैम ने नहीं कराया, इधर आओ। सी, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आपके पास 2 आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल्स हैं जिनका रेडियस r है। ठीक है, आइडेंटिकल है तो सेम होंगी। अब ठीक इसके सेम एक हम यहां बना देते हैं। ठीक है, आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल्स, यहां भी r रेडियस और इधर भी r रेडियस।
इसका मास भी m, इसका मास भी m। हमें दूसरी चीज बोली कि दे आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। जैसे कि तनिष्का ने पूछा कोई लेना देना है, भाई बिल्कुल लेना देना है, इसी से लेना देना है, यही आंसर देगा। आपको रो निकालना चाहिए विच इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि m अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर या स्मॉल आर क्यूब। यहां से अगर आप m निकालोगे तो m कितना आ जाएगा बेटा, रो 4/3, रो मतलब ऐसे नहीं आप रोना स्टार्ट करो, इट्स रो 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज द मास, ठीक है। अब अगर मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज व्हाट, g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है, ले लेते हैं डिस्टेंस। g को ऐसे ही रखा, m1 m2 दोनों सेम है ना क्योंकि आइडेंटिकल वॉल्स है, तो हम एक काम करें इंटू 2 और मल्टीप्लाई करा देते हैं रो 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी इट्स नॉट 2 एक्चुअली इट्स स्क्वायर, m1 m2 का स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर। अब देखो एक बार क्वेश्चन देखते हैं, 2 यहां पर इनके बीच डिस्टेंस, शिट किसी ने माइक ऑन कर दिया, मेरे को मेरी आवाज अच्छी नहीं लगती। कैसे होगा अब आगे, बाकी तुम क्या हंस रहे हो, एक बार नहीं बोल सकती कि मैम ऐसी बात नहीं, आवाज सही है आपकी। 2r का आप स्क्वायर कर दो, देखो अभी तक भी नहीं बोल रहा भाई, कैसे कैसे बच्चे हो गए, पर्सनली सबसे ही मिलना पड़ेगा। आपकी वॉइस बहुत ज्यादा अच्छी मैम है आपकी आवाज सुन सकती मैम आपकी वॉइस अच्छी है। मैम, इसीलिए हमने रिकॉर्डेड टीचर्स मैम सबसे बढ़िया एंटी सॉन्ग है। कूल चेतना, चेतना ने बोला है देन शी इज द लाइट ऑफ आवर क्लास, इफ शी सेड देन ओके इट्स कूल। अब देखो हमें तो बाकी चीजों से मतलब ही नहीं, वी जस्ट नीड द पावर ऑफ आर इट्स अ रिदम यू नो ट्यून। देखो आर की पावर 6 है और नीचे आर की पावर 4 है, सॉरी 2 है, तो बेटा ये कितना बचा, 4, दैट्स इट। यस मैम। मैम हाँ जी बेटा, मैम यहाँ पे आर जो है डिस्टेंस बिटवीन देम 2r क्यों लिया है? देखो ये वाला डिस्टेंस आर और ये वाला डिस्टेंस आर और 2 भी है ना, इसलिए 2r आया वो, और 2r का मैम स्क्वायर। इसने पास ही ऑब्जेक्ट क्यों लिखा है? ये क्वेश्चन गिवन था कि ये दोनों ऑब्जेक्ट पास है। क्वेश्चन में वैसे गिवन होना चाहिए था, और मुझे लग रहा है कि मैंने इंग्लिश लिखने में वाली चीज स्किप कर दी है, ठीक है। तो खैर आप लोग तो पहले ही अटक गए ना, आपने तो मार्क्स भी नहीं निकाला, मेरी गलती नहीं है कुल मिला के। मैम अगर बट हमें डायग्राम्स हाँ पता हाँ चलते देख सकते हैं तो हम मार्क्स निकाल लेते। तनिष्का भी बताऊंगी बेटा, अभी एक क्वेश्चन हो रहा है, ऐसे थोड़ी क्वेश्चन नहीं है, अभी तुम्हारे को दूंगी मैं। आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल्स, यहाँ पे आप टचिंग लिख सकते हो ईच अदर, ठीक है। चले हाँ जी कोमल, मैम क्वेश्चन में कैसे पता चलता है कि हमें रो निकालना है? यहाँ पे मास गिवन नहीं है, यहाँ पे मास का कुछ डिस्कशन ही नहीं है, और सबसे बड़ी बात नीचे का ऑप्शन इतना वियर्ड है कि आर स्क्वायर नहीं है 1/r²। सोचो कि सेम मटेरियल जो जो चीजें दी हैं इसको निकालो, उनको समझो इनसे। हाँ जी और बताओ हर्षित, बताओ और बताओ, ये नहीं कि सब बढ़िया, क्वेश्चन डाउट क्या है वो बताओ। अच्छा क्वेश्चन सेम था कोमल जैसा, ठीक है, तो वो तो बता दिया ना मैंने। कूल, हाँ मैम यहाँ नंदिनी। पे 1/r4 क्यों लिया है मैम डी ऑप्शन में? ऑप्शन। अच्छा मैम का ज्यादा, इट्स ऑप्शन डी, आर की पावर 4, मैम ठीक एक बार है। दोबारा रिपीट कर दो। हाँ जी देखो सबसे पहले ना मास निकालो, माइक बंद रखो। आपकी वॉइस सच में अच्छी है। आपकी वॉइस अच्छी है। थैंक यू, से पहले मैं रो जाती ना, 2-3 बार सुन ली, रोना आ जाता कई बार, थैंक यू। देखो डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, आज सबसे पहले ना डेंसिटी निकाल लो, ठीक है। अब हमको डेंसिटी मतलब डेंसिटी निकालो, मतलब डेंसिटी का एक्सप्रेशन लिख लो, डेंसिटी हमको चाहिए नहीं, मास चाहिए, तो मास का वैल्यू हमने निकाला और उसको इस फॉर्मूले में पुट कर दिया जो मैंने अभी आपको बताया था एज पर दी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है।
अब आप इसमें क्या करो, वैल्यूज पुट करो, पर क्या ही करना है, फिर हमने मास निकाल के इसमें वैल्यू पुट करनी है। m1 m2 सेम है तो आप m स्क्वायर लिख सकते हो, देखो मैंने m का स्क्वायर लिख दिया। मुझे ना पता है बाकी सब चीजों से मतलब ही नहीं है, आई जस्ट नीड दी पार्ट्स ऑफ r, कि r की कितनी पावर है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, चले आगे। डेंसिटी ये क्यों सब निकाली? क्या? यस मैम, डेंसिटी क्यों निकाली? क्योंकि डेंसिटी क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको मास के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई थी, और दूसरा इसमें सेम मटेरियल बोला था, और तीसरा इसमें कितने वियर्ड आपको ऑप्शंस दिए थे। तो यू जस्ट नीड टू डू दिस। अगर आपको एकदम से कनेक्ट नहीं हो रहा, जो कि मैं समझ सकती हूँ, एकदम से नहीं आता, ठीक है, कि कैसे ये कर दिया, तो द रीजन द थिंग इज कि आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। आई होप कि अब आपके सामने आ गया, कल को दोबारा आएगा तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये बोल पाओगे। और मैंने अभी वीडियो देखी, इट लुक्स लाइक अ माइक, ठीक है, तो आप फिर बोल पाओगे। और मेरा मन कर रहा था वो हेरा फेरी वाला जोरा जबी वाला गाना गा दूं मैं, अगेन मैं अपनी आवाज। ये वाला क्वेश्चन बताओ, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको करेक्ट बताने की करेक्ट कितने हैं। एक स्मॉल एम है, एक कैपिटल एम है, दोनों आर डिस्टेंस दूर हैं। ये फर्स्ट बॉडी है, ये सेकेंड बॉडी है, और आपको उन्होंने बोला है कि फोर्स ऑन फर्स्ट, देखो इसको आप कैसे पढ़ते हो, इसको आप बोलते हो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, और इधर बोलते हो, इसको क्या बोलोगे, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू वन। अब आपको पता है, हाँ अब देखो आपको पता है ये सारी फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस हैं जो सेंटर टू सेंटर काम करती हैं, ठीक है। अभी जो फर्स्ट बॉडी है ये सेकंड बॉडी को अपनी तरफ खींचेगी ना, तो ये वाली जो फोर्स है ये सेकंड पे लगाई गई है फर्स्ट के थ्रू, राइट। फर्स्ट सेकंड वाली बॉडी क्या करेगी, फर्स्ट को अपनी तरफ खींचेगी, तो ये वाली फोर्स फर्स्ट बॉडी पर लगाई है सेकंड बॉडी ने, ये होता है फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, या फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू वन। समझ में आया? मैंने एक बार क्या? मैंने एक बार फिर से समझा दी। ओके, देखो अगेन आप ऐसे मत बोलना कि मैम ऐसे एग्जांपल्स क्यों देती हैं, बट लेट्स से कि ये नंदिनी ने पूछा ना क्वेश्चन, नो मैम। पवन ने पूछा है। प्रतिभा। बेटा पवन के नाम से कौन है? मैम प्रतिभा। प्रतिभा। प्रतिभा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक द डीपी ऑफ पांडा, आई रियली लाइक पांडास, ठीक है। सेकंड बात करते हैं क्वेश्चन की, ज्यादा डेविएट नहीं होते। सेकंड द क्वेश्चन है कि सपोज प्रतिभा, आपको मैंने रूफ पे खड़ा किया और मेरा मन किया मैंने आपको ऐसे धक्का दे दिया ताकि वो टीवी सीरियल वाली स्टोरी बजे से घूमते ना, आई जस्ट डिड इट, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप एक मास हो, अर्थ एक मास है, कौन जाएगा? क्या आप इतनी फोर्स लगा रहे हो कि अर्थ उचक के ऊपर आ जाए? नहीं होगा ना, आप टपाक से नीचे जाओगे, है ना। अब हो क्या रहा है, फोर्स आप भी उतनी ही लगा रहे हो अर्थ पर अर्थ का मास ज्यादा है इसलिए वो नहीं हिल रहा, ठीक है। लेकिन अर्थ भी आपकी उतनी फोर्स है, आपका मास कम है, आप पहुंच गए नीचे अर्थ के पास, समझ रहे हो। तो हो क्या रहा है, दोनों एक तरफ एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, F12 F21, अर्थ आप पे अपनी तरफ फोर्स लगा रही है, आप अर्थ पे अपनी तरफ फोर्स लगा रहे हो, राइट। तो यहाँ पे मैंने वही बोला, F12 F21, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, से लिख लो। F12 को ऐसे पढ़ेंगे, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन बॉडी वन ड्यू टू बॉडी टू, लिख लो इसको सब, यस ठीक है। ऑपोजिट फोर्सेस लगेंगे, अलोंग द सेंटर लगेंगे। आई लाइक द साउंड, आई डोंट लाइक दिस साउंड। मेरे अपनी माइक बंद रखो मेरे वाले के लिए, एकदम से कान में दर्द हो जाता है। मैम अगर ए सही होगा तो हमारा तो सी बी ऑप्शन में एकदम करेक्ट है। लेट्स सी, देखो, बल्कि अब तो तुमने ऐसे बोल दिया ना कि ये होगा तो ये तो करेक्ट है ही, इसी बात पे ये सही है और ये गलत है, ये दो आंसर मैंने बता दिए। यस मैम। क्योंकि मासेस अलग अलग है तो एक्सप्लेनेशन भी डिफरेंट होगी। गुड, ये किसकी मम्मी डांट रही है? मेरे को मम्मियों की डांट समझ में आ जाती है।
हाँ वेलोसिटी भी अलग होगी मैम, एक्सेलरेशन डिफरेंट होगी तो वेलोसिटी भी अलग होगी, तो ई ऑप्शन भी गलत है। अच्छा, मैम यहाँ पे एक्सेलरेशन डिफरेंट इसलिए ना क्योंकि मास अलग है। यस यस बच्चे यस। मैम वेलोसिटी पे आपने सिर्फ अच्छा बोला है, तो लग रहा है सही है ऑप्शन ये। इसीलिए मैंने बोला। गलत हो गया। अब एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था कि प्रतिभा किधर खींचना चाह रही है अर्थ को, ऊपर, और अर्थ किधर खींचना चाह रही है, नीचे। तो कैसे वेलोसिटी से? यस यस मैम। तो कांस्टेंट भी नहीं होंगी दोनों, या फिर कांस्टेंट होगी। सिर्फ ए ही ठीक होगा, ऐसा हो सकता है। पता नहीं बेटा, आप बताइए। मैम एफ नेट तो 0 होगा शायद। यस मैम 0 ही होगा। यस मैम। आप सब तनिष्का के साथ जा रहे हैं, हाँ? मैम एफ नेट 0 ही होगा क्योंकि F1 और F2 पे फोर्स लगा रहे हैं, तो इज इक्वल्स टू 0 ना। मैम मैं लाइक द नेम सुहानी मौसम, बट मौसम की छोटी बहन ज्वाइन करती है ना? यस मैम। यस। मैम, और एक्सेलरेशन का सेंटर ऑफ मास और वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास 0 होगा क्या? आप बताओ। मैंने कहा ना, मेरे को भी ना याद नहीं आता जब तक टाइम आपका चल रहा होता है। इशू है। मैम ये बाकी सब सही लग रहा है, सब सही कर दो। सब सही लग रहा है। हेलो मैम। हाँ जी बेटा, हाय, कैसे हो? मैम H तो गलत होगा। मैं सुहानी के साथ जाना चाहूंगी। आप रुको, मैं बताती हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया, बहुत मजा आया मुझे। जितना डिस्कशन मुझे आपसे कराना था करा दिया आपने। एक बात बताओ, ये तो मैंने खुद फोटो बना दिया कि F12 और F21 एक दूसरे के क्या है, ओपोजिट है, इक्वल अपोजिट। अमाउंट में। मैंने बताया सेम फोर्स आप लगाते हो। इट्स जस्ट दैट कि अर्थ का मास ज्यादा है इसलिए वो ऊपर नहीं आया, आप नीचे पहुंच गए, राइट? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैम ठीक आपकी है। वॉइस नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, माइक आ रही है टेस्टिंग, ब्लूटूथ वही। मैम आ चेकिंग। रही है। अरे शिट यार, मैम बढ़िया। मैम नेटवर्क आवाज नहीं इशू आ है। रही। कितना रिकॉर्डिंग में मैं एडिट करूंगी? ऐसे नहीं बोलना था ना तुमने, सिर्फ स्टैम्प कर दिया, मेरा पूरा 1 2 3 4 अल्फाबेट टकामा सब शुरू हो जाता। मैम वॉइस नहीं आ रही। नेटवर्क इशू है। वॉइस नहीं आ रही मैम आपकी। बेटा आपका नेटवर्क इशू, बाकी सबको आ रही है। और मैम मेरा, ऐसे सारा किसी करो, में आ आपको रही है? हमारी वॉइस आ रही है मैम। हाँ, ऐसा होता है हर्षित। पता है, जब आप किसी से बोल रहे हैं आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है, और तब फिर आ जाती है। मैम हम आपकी कहते भी हैं, सही नहीं। आ रही है और पूजा की भी, दोनों की सही आ रही है, तो दोनों में से किसी का नेटवर्क इशू नहीं है। यस मैम। ओह, पूछा, इट्स आरओई वर्जन 2.0। चलिए, अब हम नेट फोर्स की बात करते हैं। एक बार बताओ, नेट फोर्स तो है ही नहीं ना कोई सिस्टम पे, हमने तो नहीं लगाई। नेट फोर्स 0 है, ये इंटरनल फोर्सेस है। सिंस, अरे ये जो माइक टेस्टिंग हुई है ना, ये गलत हो गई। ठीक है, दे आर इंटरनल फोर्सेस। ओके, तो यस, एफ नेट इज 0। चलिए, अब बात करते हैं ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी मैंने कट करा क्योंकि भाई एक्सेलरेशन तो डिफरेंट है ना, इसीलिए सिर्फ प्रतिभा मूव हुई, सॉरी, सिर्फ प्रतिभा मूव हुई अर्थ की तरफ, अर्थ मूव नहीं हुई प्रतिभा की तरफ। ठीक है भाई, हमने अर्थ में गद्दे बिछा रखे थे, ट्रैम्पोलिन बिछा रखा था, पॉजिटिव नहीं बस सोचना कभी कोई हंस यस रहे हैं मैम। ऐसे। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको ये वाली चीज चेक करनी है तो वी कैन डू दैट। एक बात बताओ, अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ, मैम आप वो एक्सपेरिमेंट करोगे नीचे गिराने वाला? नहीं नहीं बेटा, अभी ट्रैम्पोलिन नहीं है ना, फिर रियल वाला हो जाएगा। एक्सेलरेशन अगर निकालेंगे तो क्या निकालोगे आप? जी, M1 M2
जी फिर आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया फोर्स, इसको आप डिवाइड करोगे, किसका एक्सेलरेशन निकालो, जिसका एक्सेलरेशन निकालो उससे डिवाइड करोगे, m1 लेट्स से, तो क्या बचा जी m2 बाय आर स्क्वायर। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आप 2 1 का निकालो, तब आप लिखोगे जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू m2। मैम हाँ जी बेटा, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा और रीज्वाइन कर लिया फिर भी वॉइस नहीं आ रही आपकी। बेटा 2 आई बार थिंक क्लास नेटवर्क में से इशू, रिमूव होकर रिज्वाइन करा है मैम। यस यस आई थिंक कॉम्बिनेशन आई फेल्ट की ये सिर्फ और सिर्फ मैम चैट कर दो। ओके मैम। मैम लिटरली बहुत हंसी आ रही है। आप इतनी देर से कंट्रोल कैसे करके बैठे हो, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। नहीं आ रही मैम। बेटा मैम नहीं आ रही घर पे, ऐसे मैम सिर्फ दिमाग में आएंगे, समझो। ओके तुम लोग पढ़ा करो अच्छे से, हाँ जैसे पढ़ रहे हो अच्छा लग रहा है, आपकी वॉइस आ रही है, थैंक यू खुशी। खुशी खुशी का तो सिग्नल आएगा भाई, कनेक्ट करेगा, हमारा ही नहीं करेगा तो और किसका करेगा, राइट। ये तो हमारा नेम का बॉन्ड है। चलिए इसी बात पे अब मैं आपको बताती हूँ कि देखो ये एक्सेलरेशन डिफरेंट आए ना, तो एक्सेलरेशन यस तो अब मैम। मतलब ये वाली बात तो गलत है। अब सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे थे लोग, ये बात बिल्कुल सही है। आपने खुद बोला कि नेट फोर्स जीरो है, बेटा अगर नेट फोर्स जीरो है तो मैं तो सिंपल बोलूंगी ना कि नेट फोर्स इज जीरो, लेट्स से हेलो माधव, ये माधव क्लास में तो आया था ना। यस मैम हूँ। हाँ नेट फोर्स इज जीरो, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू बी जीरो। और मैंने आपको बताया था इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। कभी भी इसका मतलब ये नहीं होता कि आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो बोल दो, ठीक है। तो विच कम्स टू दिस पॉइंट कि ये इट कैन बी, हो सकता है, बट पॉसिबल नहीं है कि हमेशा लाइक ऑलवेज वाली चीज बोल दे। हाँ दिस इज ट्रू, ठीक है। अगर वो इनिशियली जीरो पर है तो वो जीरो पर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर इनिशियल वो वेलोसिटी होल्ड करता है तो बाद में भी करेगा, ठीक है। अगेन ये कैसे मतलब क्या लगता है आपको, कांस्टेंट है ये? यस मैम। सबको लगता है कि ऑप्शन सही है? मैम नहीं, नो मैम, गलत है शायद, क्योंकि आपने अभी ऐसा Start. रीजन दिया। नो मैम। क्योंकि ये ऐसे सेंटर ऑफ गलत है। मास कांस्टेंट है, बट ये कांस्टेंट नहीं होगा। हाँ मैम, एक रीजन ये भी सही है। यस ये तो मूव कर रहे हैं, जैसे कि अगेन प्रतिभा, प्रतिभा टपक हो गई थी, राइट। प्रतिभा नहीं हाँ मैम, जब शी इज जैसे कोई एंजॉयिंग इट। ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगी, तो वो भी तो चेंज ही हो रही होगी। हाँ तो चेंज ऑफ वेलोसिटी है, बिल्कुल है। चलिए मैम तो ये ये वाली ऐसा चीज भी ऑप्शन गलत है। बेटा एक बात बताओ, जब आपने ये फोर्सेस है, चलो प्रतिभा और अर्थ वाला छोड़ो, तो हम प्रतिभा को करेंगे, तमीज का ऑप्शन तो लेते हैं। ये लेट्स से m1 है, ये लेट्स से m2 है, ये तो हर तरीके से फोर्स लग रही है, तो दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर ना। इफ दे आर मूविंग तो हाउ कैन यू से कि भाई ये कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, तो फिर मतलब अर्थ में आपस में तो आएगा ना, फोर्स है, इंटरनल फोर्सेस हैं, तो इनका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं बोल सकते। और वो भी सबसे पहली बात तो उन्होंने डायरेक्शन ही बोल दी है, आप तो यहीं पर रुक जाओ, आगे ही मत जाओ। डायरेक्शन कैसे सेम हो सकती है, वन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, अदर वन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ऑपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है, राइट। चलिए इसी बात पे इस क्वेश्चन पर आ जाइए, देखा कितने सुंदर सुंदर क्वेश्चन बनाए मैंने। फाइंड बी एट एन इंस्टेंट टी। हुआ क्या है कि जो इनिशियल केस आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इंफिनिटी पे, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको इंफिनिटी पे, कलर चेंज नहीं हो रहा है। और सेकंड केस में आपको बोला है कि यही बातें आपको करनी है
जब भी फाइनल पोजीशन मतलब कहीं आ गए, इनको हम घुमा के लिया है, इन्फिनिटी से अलग लिया है, तो ये वाला जो ब्लॉक है 10 kg वाला, ये तो 10 मीटर पर सेकंड से अप्रोच कर रहा है, और ये 2 kg वाला किस वेलोसिटी से अप्रोच करेगा एट एनी इंस्टेंट टी, आपको वो निकालना है। सोचिए, अभी समय हो रहा है बालको 1956, 1958 तक बताइए। मैंने सोचने बोला तो बच्चे सोचने का इमोजी भेज रहे हैं, दैट्स कूल, आई लाइक इट, आप इतना सिंक करके पढ़ते हो। अंजलि, ये रोने का कैसे भेजा आपने? मैम वो ऐसे वाला था। मैम वो डिस्टेंस बता दो। अच्छा, वो साइड से ऐसे निकल रहा था। हाँ बेटा, मैम इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है वो भी बता दो एक बार। जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन इतना ही बोल रहा है हमको। मैम क्या कर रहे हो? नहीं, मैं क्या कर रही हूँ? बैकग्राउंड, थैंक यू माधव, देखा एस्थेटिक नजर। इन बच्चों को कहना पड़ता है कि बेटा बोल देना बैकग्राउंड कैसा है। कई बार मैम तो हम मैं हिंट देती हूँ, उसके बाद में नहीं लेते ये पढ़ाई लोग। पे से बिल्कुल फोकस होके बैठे हैं ना आज। मैम आपके बैच में भी कोई और आया, बैच मर्ज हुआ है? ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे टाइम नोट करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे एडिट मारना है। मुझे नहीं पता बेटा, मतलब मेरे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुझे भी पता है कि फोटोन का हुआ है, हर्षित ने बोला। ओ शिट, माइक ऑन था। ये ना, मैंने इधर अपने लैपटॉप पे देख रही थी, मैं कहा लैपटॉप का माइक ऑफ है, जस्ट मेक द साउंड्स, क्या पता चल रहा है किसी को। तो मैम जब माइक ऑन होते तो अब ऐसे साउंड्स। मैं तो आज वो भी लाई थी, वो यू नो दैट वो डायरेक्टोमीटर। इंस्ट्रूमेंट। यस मैम। अगर बैग उधर रखा है, उठ के जाना मैम पड़ेगा। कैक्टस है। क्या बेटा? कैक्टस, द हरिया द कैक्टस कैक्टस। हुआ, या यस मैम, उसका हरी। नाम है। हाँ, उसका वो चार्जर कुछ मिस हो गया है मुझसे, मैं थोड़ा ढूंढूंगी तब चार्ज करके लाऊंगी, उसकी बैटरी डाउन पड़ी है, वरना वो अच्छा है। मैम इस क्लास में इंट्रोड्यूस करा रहा कल से। हुआ तो है, आप लोगों ने देखा है ना कैक्टस? नो मैम। हमारी। नो मैम। वो कैक्टस तो बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, उसका चार्जर मिस कर दिया मैंने, ढूंढती हूँ मैं। अब नहीं, अब मैं इस प्रैंक में नहीं फंसूंगी कि मैं फिर ऐसे शुरू कर दूं, बैक टेस्टिंग 1 2 3 4 अल्फा बीटा बीटा आवाज डीजे, आई वोंट डू दिस। हाँ हाँ, यस चेतना, यस, मेरे पास सारे खिलौने हैं। एक और खिलौना है बस, जाइलोफोन टाइप का, उसको आंसर। बजाते रहते। क्या आ रहा है? सेकंड ऑप्शन। टू। हम इतनी देर सोचने के बाद वो याद आया जो आपने ऊपर पॉइंट्स पढ़ाए थे। इसीलिए बस, मतलब तनिष्का, कई बार क्या होता है मेरा ना मन ऐसे जो हो जाता है कि छोड़ो, अच्छी बच्ची है। एक बात बताओ, जब यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आप जीरो बोलोगे। अगर ये जीरो है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। अब मैंने यहाँ पर जो मैम आपको बिल्कुल भी इनिशियल आवाज नहीं आ पॉइंट, रही आपकी। अब आ रही है। मैम सही आ रही है। मैम सच्ची में बिल्कुल आवाज नहीं है। मैम मजाक कर रहे लग रहे हैं। यस मैम। हाँ तो मैं मान ही गई। हाँ देखो, मैंने बोला था वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट, व्हिच मींस कि जो इसका इनिशियल वेलोसिटी है उसी से वो मूव करने वाला है ना। अब मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि ये रेस्ट में है एट इंफिनिटी, राइट? तो यानी कि सेंटर ऑफ मास का इस केस में वेलोसिटी 0 ही होगा इन दिस केस, ठीक है? बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट। अब इससे क्या पता चलता है बेटा? इससे पता ये चलता है कि अब आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, याद है? यस m1 v1 plus m2 v2 divided by m1 plus m2, यस this is going to be 0,
यस, ये जो ऑप्शंस हैं ये 2 के हिसाब से है, बट मैंने आपको जो वैल्यू यहाँ पे दे दी है वो 10 के हिसाब से दे दी है, तो हम इन ऑप्शंस को हटा देते हैं, ठीक है। ठीक है, नॉट वैलिड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बाकी 10 से भी हो सकता है, ऐसे कोई दिक्कत थोड़ी है कि हमें 10 ना दे तो हम क्या करेंगे, इट्स -50 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप इसको +10 बोल रहे हो ना तो ये नेगेटिव ही होगा, ठीक है। यस मैम। कूल, तो वो दिक्कत है, मतलब ठीक है, सही था सब, बस हमने ऑप्शंस दूसरे के हिसाब से दे दिए थे। हाँ, मैम इसमें एफ नेट इसलिए 0 है ना क्योंकि ये वाला जो इंटरनल फोर्स है एक दूसरे के तरफ अफेक्ट कर रही है। यस, इंटरनल फोर्सेस की जो नेट फोर्स होती है हमेशा 0 होगी, ठीक है। इंटरनल फोर्सेस मतलब 90% केस में, अगेन फिजिक्स में यू कैन नॉट से 100% एवरी टाइम। चलिए ये वाला क्वेश्चन करें। इसमें आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है, 2 मासेस आपको दिए हैं m और 2m, जिनका लेंथ L2L है, और इनके इस वाले को, यहाँ पे मैं पॉइंट्स स्पेसिफिकली आपको बता देती हूँ कि ये A पॉइंट और ये B पॉइंट, ठीक है। A पॉइंट B पॉइंट से आपको डिस्टेंस L/2 दे रखा है, और ये जो A पॉइंट है दिस इज द सेंटर ऑफ दिस बॉडी, ठीक है। आपको बताना है इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी। अभी समय हो रहा है 20:05, आप लोग 20:07 तक बता दीजिए। मैम ए और बी पॉइंट के बीच में बताना है। हाँ जी, मैम पर आपने तो बोला था वो सेंटर से लेते हैं। नहीं नहीं, मैंने आपको बोला है कि ए से बी के बीच जो आपको डिस्टेंस दिया है दैट इज L/2। मैंने आपको ये नहीं बोला, मैं तो आपसे ग्रेविटेशनल फोर्स पूछी, वो आप बताओ। अच्छा, ए से बी का डिस्टेंस L/2 है। या ओके मैम। यस माधव, दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन कि मैं कल क्यों नहीं आई थी, आना चाहिए था। ओके, मतलब ऐसे स्टैंड अप कॉमेडी का एक शो नहीं हुआ क्या वहाँ पे? ओके, बच्चे आंसर्स दे रहे हैं, दैट्स कूल। तो ये नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर ऑफ इट, मनोरंजन पूरा हो। मैम सी ऑप्शन आएगा। मैम ऑप्शंस में हाँ जी, गड़बड़ है। ऑप्शन ई भी चाहिए क्या? मैम नहीं, सी ऑप्शन में डिनोमिनेटर में 5 से भी मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, एक मिनट रुको, मैं तुम्हें पोल दे रही हूँ, तुम लोग मैम उस पर इससे आंसर बी करो ताकि मैं थोड़ा सा, पता नहीं बेटा, पता नहीं क्या होगा। एक ऑप्शन ई भी ऐड कर दूं इफ यू वांट। मैंने गड़बड़ कर दी थोड़ी, 2 मिनट। 2 मिनट में अपना माइक ऑफ रखती हूँ, हाँ, आप आराम से सॉल्व कर लो। यही बोला उसने कि 2 मिनट में, बस आगे का मैं मैंने ये समझ रही बोला हूँ। था कि मैंने गड़बड़ कर दी मैम, बस 2 मिनट और दे दो, बस सभी साफ कर रही हूँ। अच्छा, और दे दो, आपने माइक ऑफ करके बोला होगा, आई गॉट इट, आई गॉट इट। सॉरी मैम। अरे हम मजाक कर रहे हैं, डोंट वरी, आई एम किडिंग। देखो मैंने पोल लॉन्च कर दिया है, आप लोग उधर आंसर कर दो। तकरीबन तकरीबन 50 लोग हैं और 11 लोगों ने वोट किया, भाई साहब क्या बढ़िया एंगेजमेंट है आपका, मतलब आई रियली लाइक इट। बहुत कम होता है इतना। 14, ओ माय गॉड, 6 लाओगे क्या? 90 रुलाए जा रहे हो यार, रुको जाओ। नहीं, हो गया। 20 कर लो आगे, ठीक है, कभी खुश हो रहे हो, 30 वोट तो कर दो एटलीस्ट। मैम वैसे 20 वोट्स ही इस बार मैक्सिमम गई है। यस और मैम। तुम मुझे रुलवाओ, हाँ।
फैक्ट्स याद दिला के पुराने कि मैंने ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया। 25। कम ऑन 5 और मैं भी दे दूं क्या? 26। या ओके हर्षित 27। तीन और ओके चेतना 28। मैम मैंने बी ऑप्शन दिया। डी ओके शी सब बच्चे सी पे जा रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को, बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे दुख है कि किसी ने ए सेलेक्ट नहीं किया। ऐसे क्यों? ऐसे क्यों? ए को भी कर दो प्लीज। बेटा ए ही सही है। नो मैम आंसर तो सी आ रहा है। मेरा बी ऑप्शन आ रहा है। अच्छा ये तो मैम ए बी है। अभी भी मैम आंसर वोटिंग क्या लाइन्स है? खुली है। मैम यहाँ पे लड़ाई होने वाली है बी और सी में अभी। मैम सी। सारी लड़ाइयाँ सिर्फ ऑफलाइन के लिए रखा करो, कितनी बार मैंने बोला है यार। मैम ऑनलाइन में मजा आएगा ना। 30 वोट्स हो गए से। मैम हाथापाई नहीं हो सकती ना ऑनलाइन में। यस मैम। इसी के लिए तो मजा कैसे आएगा फिर? मैम अगर ऑफलाइन में हाथापाई भी ना करो करवा क्या देता है। पॉइंट? देखो मैम करेक्ट the moral ऑप्शन। of this story is, हाँ इट्स ऑप्शन बी। किसी ने ये करा नहीं था। देखो आपको मैंने बताया था सेंटर से लगती है, तो ये आपको ना सेंट्रल फोर्स का फील देगा ये न्यूमेरिकल कि मैम फोर्स तो फिर इधर कहीं लगनी थी, आपने वहां पे दिया हमको दैट्स ओके, बट एक्चुअली फोर्स तो कुछ ऐसे जानी थी, ये सेंटर से जो एल डिस्टेंस ऊपर है। बिल्कुल सही बोल रहे हो। आपको डिस्टेंस ये दिया हुआ है तो क्या हुआ, आप ये वाला डिस्टेंस निकालो ना, लेट्स से इट सी। तो अगर बेटा ये डिस्टेंस L/2 है, ये वाला डिस्टेंस L/2 है, तो आपको पता चल गया ना कि ये डिस्टेंस भी L/2 है। और ये क्या हो जाएगा, √L/2 का स्क्वायर प्लस √L/2 का स्क्वायर। वेरी गुड, सॉल्व कर लो, आर का वैल्यू निकाल लो। समझ में आई ये वाली बात? तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे डायरेक्टली कि फ्रॉम ट्राइंगल ABC आर का स्क्वायर मतलब आर हो जाएगा इसके बराबर, तो ये आ जाएगा आपका 2L/4 यानी कि L/√2। ठीक है, इतना डिस्टेंस है। अब आपको जब ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है तो आप करोगे m1 m2 यानी कि m इंटू 2m डिवाइडेड बाय r। कितना हुआ, r हुआ L/√2 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा, ये हो जाएगा 2m स्क्वायर, सॉरी L स्क्वायर, और नीचे भी 2 हो जाएगा, ऊपर जाके इंटू 2, तो इट वुड बी 4 टाइम्स ऑफ gm स्क्वायर बाय L स्क्वायर। वो सॉरी मैंने इसलिए नहीं बोला था, बीच में कुछ क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन सही चल रहा है, सॉरी इसलिए बोला था, वो मेरे बीच में से आवाज आ गई थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कूल यस मैम। कूल। अब मेरा एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए द क्वेश्चन इज कि फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन ऑन बोथ ब्लॉक्स। जो आपको ऊपर फोटो दे रखी है उसके नॉर्मल रिएक्शंस निकालो। नॉर्मल रिएक्शंस मतलब? ऐसा मान लीजिए मैम कि हमने उठा के, हेलो मैम, अब वॉइस आ हाय रही है, एक बार दोबारा समझा दो प्लीज, रिपीट कर दो वाले ओके क्वेश्चन ही आला है। भी करते हैं, थैंक यू। एक मिनट रुको। बस ना आप मैंने ये बोला कि सेंट्रल फोर्स का आपको वो बताता है कि सेंट्रल फोर्स सेंटर से जाती है। तो मैंने आपको इसमें बोला कि डिस्टेंस मैंने आपको ए बी दे रखा था, बट एक्चुअली आपको ए बी नहीं, आपको तो इस सी पर काम करना था ना, क्योंकि ए सी है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। यू नीड कि आर का वैल्यू सेंटर टू सेंटर ही हो, तो आपको ये वाला निकालना पड़ेगा। तो इतना डिस्टेंस मैंने आपको L/2 दिया था, तो आपने निकाल लिया कि मैम ये बचा हुआ भी L/2 होगा। ठीक है, फिर हमने सॉल्व किया और ये डिस्टेंस हमारा आ गया L/√2। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में ये वैल्यूज पुट करी, बट आर का वैल्यू L/√2 पुट किया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप नॉर्मल रिएक्शन निकालो इस केस में। एक सरफेस पे मैंने इनको प्लेस कर दिया, अब नॉर्मल रिएक्शन बताओ।
नॉर्मल बताओ बताओ। रिएक्शन तो उसकी इक्वल हो जाएगा ना, ए वाले ब्लॉक का तो हो जाएगा स्मॉल m इंटू जी, और बी वाले ब्लॉक का हो जाएगा 2mg। यस ऐसे मैम। कैसे, ऐसे कैसे, अगर इतना इजी होता तो मैं मैम एक इसको स्लाइड एक्स्ट्रा कंपोनेंट लगाती। कंपोनेंट कैसे निकलेगा क्या? यस बेटा यस। अब माइक बंद करो, तो माइक अपना डाउट पूछो। किस पे लगानी है? क्या बेटा? नॉर्मल रिएक्शन किस पे लगाएंगी? बेटा नॉर्मल रिएक्शन तो सरफेस लगाता है ना, जब भी कांटेक्ट में आता है, मतलब किसी कोई भी दो बॉडीज कांटेक्ट में आती हैं तो वो एक दूसरे पर नॉर्मल रिएक्शन लगाती हैं। एक मैम बॉडी फिर ये वो है आपके पास। लगेगा हाँ ना, क्या बेटा? एक नॉर्मल रिएक्शन एक ऑब्जेक्ट ए पे लगेगा और फिर बी पे लगेगा। देखो एक तो ये है और एक इसका सेंटर ये है। आपने अभी अभी देखा कि इन दोनों के सेंटर को जोड़ता हुए जो लाइन है उसके अलोंग ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। एक एक्ट कर रही है इस तरीके से, राइट, और एक एक्ट कर रही है इस तरीके से। मैम फिर हमें एंगल भी चाहिए होगा। अब एंगल कैसे निकालें, बड़ी दिक्कत है ये तो भाई। तो निकाल, दिक्कत क्या है, भले ही मैंने डायग्राम आपको कितना भी दूर बना के दिखाया हो, मैम पर ये मैथमेटिक्स की खूबसूरती है कि दोनों डिस्टेंसेस सेम है। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। एक्चुअली ए बी इज इक्वल्स टू सी बी। जब यस मैम। परपेंडिकुलर और बेस सेम है तो ये एंगल 45 डिग्री है, यस मैम। राइट। अब एक बात बताइए, एक बात बताइए कि इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा स्मॉल एम जी, इसका वेट भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा 2mg, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन इस वाले, देखो मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में पकड़ाऊंगी, इधर से जाएगा 1, इधर से दे दीजिए 2, ठीक है। अब आप n1 n2 का वैल्यू मुझे निकाल के बताना, ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस आपके पास है ही। हम समझ में आया? यस मैम मुझे एक बार रिपीट कर दो। हाँ मैं अभी रिपीट कर रही हूँ बच्चे। तो दिस इज दी होमवर्क जिनको समझ में आया है। और अभी एक मिनट रुको, पूजा पूजा पूछ रहे हो ना? पूजा आप पूछ रहे हो? अभी रुकना, चलो पूजा बताना फिर। एक बार इसको समराइज कर लेते हैं हमने अब तक क्या पढ़ा, ठीक है, बस दैट्स इट, उसके बाद आप जा सकते हो। मैंने बात स्टार्ट की थी ये कहकर कि जितना ये जीआईएफ आपको दिखा रहा है उतना सिंपल नहीं था ग्रेविटी का आना, ठीक है। ये कई सेंचुरीज की, कई लाइफ्स की कहानी है मैम जो न्यूटन ने। हाँ जी बेटा। मैम वो लास्ट वाला क्वेश्चन एक बार बता दो अभी, जो नॉर्मल रिएक्शन वाला। हाँ मैं अभी बता रही हूँ, बस एक मिनट पहले समराइज करा दूं फिर मैं आपको दोबारा बता दूंगी, डोंट वरी। देखो न्यूटन ने भले ही उस सारी क्वेश्चन को आंसर किया था लेकिन वो था सबका, ठीक है। न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फॉर्मूला जो आपके सामने आया, और बहुत इंपॉर्टेंट है वो फॉर्मूला। कोई बच्चा फटाफट से बता दो फॉर्मूला क्या था? जी m1 m2 अपॉन G m1 m2 upon r²। ठीक है, और मैंने आपको इस फोर्स के बारे में क्या क्या बताया था? ये कैसी सेंट्रल है फोर्स फोर्स? है, attractive force है। फोर्स होती है। सेंट्रल अट्रैक्टिव इन और नेचर, Independent of medium. पॉइंट मास इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, पॉइंट मास। Ma'am, valid for only point. मैम वैलिड होती पॉइंट मास के लिए। एक्ट्स बिटवीन सेंटर। हाँ दैट इज सेंट्रल फोर्स। अच्छा एक और चीज बता दो फिर, इसका वैल्यू क्या था? वेरी गुड, आपने सारे पॉइंट्स कवर करा दिए। इसका वैल्यू क्या था? 6.67 10 to the power -11 -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। मीटर केजी स्क्वायर। आपको याद है डायमेंशन निकाल के लानी है इसकी? यस मैम। यस मैम। Yes, चलिए ma'am. एक ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, मैं वाला क्वेश्चन बताती हूँ पहले क्या था। देखो मैंने बोला था आपके पास ये जो दो मासेस है M और 2M, आपको इनका नॉर्मल रिएक्शन निकालना है जब इनको मैंने एक सरफेस पे प्लेस कर दिया। तो मैंने N1 N2 मार्क कर दिया सारे। इसके क्या बता दिया आपको, मतलब फोर्सेस बता दें क्या किया है। आपको सिर्फ N1 और N2 कैलकुलेट करके बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। इसके बाद जिन बच्चों को क्वेश्चन में डाउट था, तो क्वेश्चन आपको एक्चुअली सेंट्रल फोर्स का सिग्निफिकेंस बताता है, उसका मतलब बताता है कि मैंने आपको डिस्टेंस दिया था पॉइंट ए और पॉइंट बी मैम के बीच नॉर्मल में। रिएक्शन वाला समझना है।
बेटा नॉर्मल रिएक्शन लगेगी ना सरफेस पर, मैंने आपको बोला कि आपको सरफेस पे ये जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, मुझे आप इसके कंपोनेंट्स ब्रेक वगैरह करके नॉर्मल रिएक्शन एमजी वगैरह के टर्म्स में बताओ, ये मेरा क्वेश्चन है। नॉर्मल रिएक्शन आपने इतनी सेंटर से इतना साइड में क्यों बनाया? नहीं बन तो वो कहीं भी सकता है, मैंने आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में पढ़ाया था ये वाली चीज, है हाँ, ना, तो वो जा तो मैं कहीं भी सकती है, वो तो distance- सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे ना वो ड्राइंग खराब हो जाती है, उसके लिए आप चाहो तो बीच से निकाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, बट इसको बनाने का जो मेन पर्पस था वो ये था ताकि आप लोग याद रखो, मतलब ड्राइंग खराब ना हो। मैं आप बना देती हूँ, चलो आपको अगर वो दिक्कत दे रहा है, पर ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि न्यूटन्स वो सॉरी ये जो N2 है ये सेंटर से ही जाए जरूरी नहीं है, आपने टॉपलिंग के केसेस पढ़े हैं, यस मैम, याद है? यस मैम। ठीक है, कॉन्टेक्ट से फोर्सेस आते हैं, यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट दिस N1 एंड N2s। अभी वाला क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर देते हैं बेटा, दिस क्वेश्चन इज देयर टू टेल यू कि भाई सिग्निफिकेंस क्या है सेंटर ऑफ मास का, सॉरी सेंट्रल फोर्सेस का। सेंट्रल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस which always acts along the center, you know, along the line that is joining the two centers, हमेशा हमेशा, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल एक सेंटर ये था और एक सेंटर ये था, लेकिन आपको इवेंचुअली डिस्टेंस इन दो पॉइंट्स के बीच में दिया हुआ था, तो आपने क्या करा, आपने इन डिस्टेंसेस को कैलकुलेट कर लिया, वो दिक्कत थोड़ी है भाई, आपको इतना पता है कि ये इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर तो कितने पर होगा, L है तो ये L/2 पर है, अगर ये L/2 पर है बेटा तो ये C से का कितना डिस्टेंस होगा, L डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो आपने कैलकुलेट कर लिया कि ये जो BC है दैट इज ऑल्सो L/2। अब आपके पास AB है CB है, आप AC निकाल सकते हो, आपने निकाल दिया, बस आपने फिर ग्रेविटेशन वाले फॉर्मूले में R की जगह वही डिस्टेंस पुट करा जो आपने L निकाला था, बस ये इसमें ट्विस्ट था और कुछ नहीं था, ठीक है, दैट्स इट। ये आपका होमवर्क है ही। सृष्टि है क्या अभी क्लास में? नो, ठीक है। शी वांट्स टू, अरे अरे वो पूछना चाह रही थी ना कि पहले क्या पढ़ाया था, तो उसे बताती कि पहले मैंने हिस्ट्री पढ़ाई थी, मेरे को फिर लगा मैंने आपने आपको क्या पढ़ा था, नहीं नहीं नहीं, फिर मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, फिर क्वेश्चंस कराए थे, वो स्लाइड्स भी खाली थी इसलिए मैंने लिख दिया। चलिए तो अब आप बच्चों के लिए एक चीज, सृष्टि का नेटवर्क इशू होगा। थैंक यू बाद में भी इसे कंक्लूड करने के लिए। और ये आप लोगों का मैंने नाम रखा हुआ है कंबाइंडली, इट्स बालको ओ, ठीक है। चलिए क्लास का रिचुअल पूरा कर दीजिए। बाय बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय बच्चा, बाय 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 बाय। बाय दक्ष, बाय हर्षद, टाटा, बाय खुशी, बाय बेटा, बाय नूर, बाय कुशांशली, तनुष्का, एवरीवन, नंदिनी, अंजलि नमस्ते, बाय मैम। क्या बोल, बाय आलिया,